हार्ट फेलियर जो है वो कोई एक बीमारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियंस समझते हैं कि उन्होंने हार्ट फेलियर मरीज़ की अलामत से या ब्लड टेस्ट करके प्रोबीएनबी करके ईसीजी एको कर लिया तो वो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात, हार्ट फेलियर डायग्नोज हो गया। अब उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के और वो समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो गई अब जो है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर जो है वो कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है और इसकी मल्टीपल इटियोलॉजीज़ हैं और इसके मल्टीपल प्रेसिपिटेंट्स हैं। तो लिहाजा जो भी फिजिशियंस हार्ट फेलियर को ट्रीट कर रहे हैं उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हार्ट फेलियर सिर्फ ये नहीं है कि डिजॉक्सिन डायूरेटिक या सेक्यूबिट्रल वालसारटन दे के मरीज़ को घर भेज दिया और मरीज़ जो है उससे सही हो जाएगा और दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं है। हार्ट फेलियर जो है वो कोई खुद से कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम है। तो लिहाजा उसकी इटियोलॉजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शरेयानों की बीमारी है, कोरोनरी इस्केमिक हार्ट सिंड्रोम्स हैं, वो भी एक नहीं है, उसकी भी बहुत सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। वही शरेयाने अंजाइना की वजह से अगर किसी को हार्ट फेलियर होता है तो वो डिफरेंट है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। वो ज़रूरी नहीं है कि दवाओं से जो है वो रिस्पॉन्ड करे। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, वो भी डिफरेंट है। और इस्कीमिया जो है वो इटियोलॉजी भी हो सकती है और प्रेसिपिटेंट भी हो सकता है। तो लिहाजा प्रेसिपिटेंट, अगर आप इटियोलॉजी के हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन प्रेसिपिटेंट को अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपका मरीज़ सही नहीं होगा। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनकी इटियोलॉजी रिवर्स हो सकती है, लेकिन चुनाचे हम इटियोलॉजी एंड प्रेसिपिटेंट्स को दोनों को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो मरीज़ जो है फिर वो एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको आम बीमारियों की तरह जो है वो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स में, फिजिशियंस में मिथ्स हैं और जो पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ हैं वो ज़ाहिर है प्राइमरी जो उनके फिजिशियंस होते हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो वो बोलते हैं तो वो उसी तरह से वो करते हैं। और ह्यूमन नेचर है, अगर कोई डॉक्टर या कोई हकीम साहब उनको कहता है कि जी ये मैं कर दूंगा तो आपकी शरेयानें खुल जाएंगी, आपका वेल जो है वो जो लीक कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे, आपके दिल की गोश्त की जो कमज़ोरी है वो नॉर्मल हो जाएगी, आपका दिल जो है वो हाथी की तरह से बड़ा हुआ है तो वो छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारे पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता। उसके बहुत मखसूस पेशेंट्स होते हैं जिनमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। तो लिहाजा जो फिजिशियंस हैं, क्योंकि मरीज़ जो हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से मैं सर्जरी से बच जाऊं, किसी तरह से इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उस साल, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं आराम से काम काज कर सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो जी फिर हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का एक ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है। बहुत सारे मरीज़ समझते हैं कि सारे डॉक्टर्स
जो हैं वो अपनी कमाई के लिए सर्जरी करते हैं, अपनी कमाई के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और उसके लिए करते हैं। तो ये एक ट्रस्ट डिफिसिट है जो हम फिजिशियंस ने क्रिएट किया हुआ है, और इस ट्रस्ट को हमें जो है वो दूर करना पड़ेगा। अगर ये हम ट्रस्ट दूर नहीं करेंगे तो हमारे मरीज़ जो हैं वो सफ़र करेंगे, और फिर जो है वो इसका नुकसान ये है कि अगर मर्ज़ की तशख़ीस में डिले हो जाए और सही इलाज के मकसद कि अगर किसी को इंटरवेंशन या रिवेस्कुलराइजेशन की ज़रूरत है या कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसमें अगर हमने डिले कर दी, हमने दवाओं पर डिजॉक्सिन और सेक्यूबिट्रिल सार्टन सबको ज़रूरत है नहीं है, क्या है किसमें दे के, तो फिर ऐसे पेशेंट्स का जो प्रोग्नोसिस है वो कैंसर से भी वर्स हो सकता है। ये मरीज़ लाइलाज हो सकते हैं। लाइलाज का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस जो है वो कैंसर से भी वर्स हो सकता है। लिहाजा ये फिजिशियंस की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं उनको उस बीमारी के मुतालिक इतनी अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है, तो वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिलाय करते हैं। तो जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं, उनके प्राइमरी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो उनको कम्युनिटी में देखते हैं, वो अगर बीमारी की तशख़ीस में डिले और सही ट्रीटमेंट में ताख़ीर हो जाए तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक थीम लिखी है, बनाई है कि गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी शिफ्ट फ्रॉम इन पेशेंट टू एम्बुलेटरी हार्ट फेलियर सेटिंग। इसका मकसद ये है कि दवाएं और डिवाइसेस जो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि अब हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिनके लिए हमें मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल करने की बार बार नौबत आती थी और चुनांचे उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो थीम यह है कि ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में दाखिलों और खर्चों से बचाकर और उनको आउट पेशेंट लेवल तक कैसे ट्रीट किया जाए। और ये पॉसिबल है, आजकल के दौर में जो है ये पॉसिबल है इस तरह से। तो लिहाजा फिजिशियंस को इन बातों को, इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल हार्ट फेलियर एजुकेशन है जो बहुत सारे फिजिशियंस चाहते हैं, या बहुत सारी जो ड्रग कंपनीज़ हैं वो आके हमें बताती हैं कि जी इसके लिए ये दवा लिखो, ये करें वो करें वो करें, और हम खाना खा के और दवाई लिखना शुरू करते हैं कि वो टाइप की जो ट्रेडिशनल हार्ट फेलियर एजुकेशन है वो आउटडेटेड हो गई है। अब वक्त चेंज हो गया है, तो लिहाजा हम फिजिशियंस को भी वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और हमें हार्ट फेलियर के मुतालिक एजुकेट होना पड़ेगा, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने मरीज़ों को इलाज की सहूलतें प्रोवाइड कर सकें, और जो हमारे हार्ट फेलियर के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स स्टेज बी में हैं उनको हम स्टेज सी में जाने से बचाएं। जो स्टेज सी वाले पेशेंट्स हैं उनको हम स्टेज डी एडवांस हार्ट फेलियर में जाने से बचाएं। तो ये बेसिकली आर्ट है, जो आर्ट हमें फिजिशियंस को सीखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो है वो हार्ट फेलियर के जो अलामात होती हैं, वो जो अलामात हैं, जैसे ज़्यादातर मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है, थकावट होती है, खांसी होती है, खांसी में बलगम में खून आता है पेशेंट्स को, और पेट में तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है, पेट में पानी भर जाता है, पाँव पर सूजन आ जाती है, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ये जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं,
ये अलामात हमारे दूसरे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका छोटा सा मिसाल, जैसे ज़्यादातर मरीज़ों जिनको सांस की शिकायत होती है तो वो ये समझते हैं कि ये फेफड़ों का दमा है, और डॉक्टर्स भी जो है वो फिजिशियंस भी समझते हैं कि ये COPD की एक्सासर्बेशन है, सर्दी का मौसम है, ये खाया है, इसकी वजह से ये एलर्जी हुई है, ये हुई है। तो बहुत सारे फिजिशियंस उनको गलत डायरेक्शन में जो है वो डायग्नोसिस, या अगर किसी को खांसी में खून आता है तो वो समझते हैं कि ये TB की बीमारी है, नमूनिया की बीमारी है, या अगर किसी को बुखार है तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को भूल जाते हैं, वो उनको टाइफाइड फीवर या ट्यूबरकुलोसिस या उस डायरेक्शन में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ हार्ट के जो हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम उनको उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में उनको भुला देते हैं। हार्ट फेलियर के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट फेलियर की अलामात के साथ उनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। उसका मिसाल जैसे दिल की पैदाइशी बीमारियां हैं, जैसे दिल में सुराख होता है। आम लोगों में ये होता है कि ये दिल का जो सुराख है ये बच्चों में होता है। जी हाँ, बच्चों में होता है क्योंकि यूजुअली पैदाइशी होता है, लेकिन इन सुराखों के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बचपन में भी उनका इलाज जो है वो इंटरवेंशन होता है, और बड़े होके भी इलाज उनका इंटरवेंशन होता है। इसी तरह से जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है उसमें हमारे वाल्व जो हैं वो तंग या लीक करने लगते हैं। तो वो जो वाल्व डिजीज़ है वो भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, और बहुत सारे वाल्व डिजीज़ होती हैं जिनमें मरीज़ों को अलामात नहीं होते हैं, तो लोग समझते हैं कि उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनको अलामात नहीं है। तो फिजिशियंस भी उनके साथ जो है वो, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है, उनको सिम्टम्स नहीं है, वो उम्रे के लिए जाना चाह रहा है, वो खातून है, यंग खातून है, हामला होना चाह रही है पहली दफ़ा, तो चुनाचे अमल से पहले या उम्रे की एग्जर्शन से पहले, हज की एग्जर्शन से पहले जब वो फिजिशियन से मशवरा करते हैं तो हम समझते हैं कि तकलीफ़ नहीं है तो ठीक है आप जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो तकलीफ़ ना होना, क्योंकि तकलीफ़ का मकसद कि बीमारी शदीद है, और वो जो शदीद बीमारी वाले मरीज़ होते हैं वो हमल का बोझ या हज की या उम्रे की एग्जर्शन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिजिशियंस को ये समझना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट्स को स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, उनका हार्ट का फंक्शन कम हो गया है और वो स्टेज B में है, उनको अलामत नहीं है, तो उसका मकसद ये नहीं कि उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। उनको मल्टीवेसल डिजीज़ है, उनको लेफ्ट मेन डिजीज़ है, सिम्टम्स नहीं है, तो वो फिजिशियंस उनको रीअश्योर करते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये करें वो करें। या शॉर्टकट, बहुत सारे मरीज़ जो है वो शॉर्टकट की हमेशा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, और ये जो अमराज़ क़ल्ब हैं वो हमारे यहाँ जवानों में जो है वो हो रहे हैं। तो उस उम्र में हो रहे हैं जिस उम्र में बच्चों को बाप की सख्त ज़रूरत होती है। तो कोई भी बाप अपने बच्चों की जो सरपरस्ती है वो उससे हटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन मुकम्मल करे, और फिर हार्ट के जो ऑपरेशंस और वो इलाजात होते हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो जिस राइट पेशेंट को, सही पेशेंट को सही टाइम पर सही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो नहीं कर सकते। जब कोई सही मरीज़, जैसे जो सीवियर बीमारी, शदीद बीमारी है, वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास, ऐसे हकीम के पास चला गया, उन्होंने उनको शॉर्टकट दे दिया, उन्होंने कोई तावीज़ दे दिया, उन्होंने कोई शहद मक्खन ये चीज़ मिला के ये इसमें खाओ, ये करो वो करो, तो वो वहाँ से जो है वो तो गलत जगह चला गया, गलत उसमें हाथों में चला गया।
तो उसमें डिले हो जाती है। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। जो हमारे फिजिशियंस हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मरीज़ों, क्योंकि मरीज़ जो हैं वो फैमिली फिजिशियंस पर ट्रस्ट करते हैं। ये और बात है कि हमारी फैमिली फिजिशियंस को जो उनके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी हार्ट फेलियर के फिजिशियंस और कम्युनिटी, कार्डियोलॉजी कम्युनिटी ने उनको प्रॉपरली इक्विप नहीं किया है, उनको प्रॉपरली उनकी ट्रेनिंग और उनके तजर्बे और एक्सपीरियंस का से फ़ायदा नहीं उठाया है, जबकि उनकी तादाद बेतहाशा है। हर जगह गांव में हर जगह जो है आपको फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो रोज़ाना एक फैमिली फिजिशियन 100 मरीज़ जो है वो देखता है उसमें, और उसमें कई हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। और वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स वही जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देके जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तो तब तक वो एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुके होते हैं। जब वो एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुके होते हैं तो वो ऐसे समझे कि हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के लिहाज से एक डेथ वारंट है, इसलिए कि उसका कोई हमारे मुल्क में कोई ख़ास इलाज यानी कोई एडवांस थेरापी जैसे एलवेड या हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है। तो लिहाजा फिजिशियंस को जो है वो अपने आप को अपडेट करके और ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि वो अपने मरीज़ों को प्रॉपर तरीके से सही टाइम पर सही डॉक्टर के पास रेफ़र करके और सही इलाज जो है वो हो सके। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं जिनको और बहुत सारी कोमार्बिडिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ है, किसी के गुर्दे ख़राब हैं, किसी के जिगर पर जो है वो वरम हो गया है और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ। तो हार्ट फेलियर के साथ मरीज़ों को और बहुत सारी जो है वो कोमार्बिडिटीज़ होती हैं। तो एक को ट्रीट करो तो दूसरा ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा फिजिशियंस को, जो फिजिशियंस हार्ट फेलियर के साथ साथ अगर किसी के गुर्दे ख़राब हैं, किसी का लिवर ख़राब है और इस किस्म के मरीज़ देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए, इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर या कार्डियोलॉजी कम्युनिटी। ऐसा ना हो कि आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करते करते मरीज़ के गुर्दों को ख़त्म कर दें दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या बीमारी की शिद्दत की वजह से, या उसका जिगर ख़त्म हो जाए जो है वो। तो लिहाजा फिजिशियन जो है, क्योंकि ये मेडिसिन एक आर्ट है और इस आर्ट को हमें सीखना पड़ेगा। इस आर्ट को मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि मेडिसिन सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है और तमाम फिजिशियंस को आर्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो सीखना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है। तो लिहाजा जिन मरीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की कोमार्बिडिटीज़ हैं हार्ट फेलियर के साथ, बहुत सारे मरीज़ जो हैं जो हम देखते हैं जो उनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं और उन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से उनके हार्ट का मसल वीक हो जाता है और उन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन उनका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस नहीं होता और हम हार्ट फेलियर को सिर्फ ट्रीट करते रहते हैं और जो अंडरलाइंग इटियोलॉजी है, डिजीज़ है, वो उसके हार्ट फेलियर को ठीक होने से रोकती है और यूँ मरीज़ जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जिनके साथ दूसरी मल्टीपल कोमार्बिडिटीज़ जुड़ी हुई हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक को ट्रीट करो दूसरी ख़राब होती है, तो लिहाजा इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा जो है वो ये बहुत कॉमन है और इसको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आते हैं और उनको इन्फेक्शंस होते हैं या और कोई मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स को कैंसर है और कैंसर के साथ उनको और कोई इन्फेक्शन है और या कोई अंडरलाइंग वेल का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है,
या उनको रिकरेंस ऑफ रोमेटिक फीवर है, या इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जो है वो एल्डरली पेशेंट्स में जो है वो। तो ये जो इन्फेक्शन के साथ पेशेंट्स होते हैं और हार्ट फेलियर के अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो इन्फेक्शंस हार्ट फेलियर की, वो चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, इंक्लूडिंग जैसे कोविड है, वो कोविड जो है वो हार्ट फेलियर को काज भी करता है और हार्ट फेलियर के पुराने मरीज़ों को प्रेसिपिटेट करके और हार्ट फेलियर को शदीद हालत में भी लेके जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ फिर अस्पतालों में दाखिल होते हैं। तो लिहाजा जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, वो उनकी इटियोलॉजी भी हो सकते हैं और वो उनकी प्रेसिपिटेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आते हैं जिनको पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उनको पेरिकार्डियम को की थिकनिंग करके कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो है वो काज करती है। तो लिहाजा सिर्फ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को देखना वो जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हार्ट फेलियर के अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो है वो। तो इसलिए जो पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन इन्फेक्शंस को भी फिजिशियंस को जो है वो, क्योंकि अगर आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करेंगे, अंडरलाइंग इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपका मरीज़ बार बार अस्पतालों में दाखिल होगा और मरीज़ों का बार बार जो है वो खर्चा होगा। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, उनके वेल डैमेज होते 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 वो लाइलाज हो जाते हैं, और बहुत सारे उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्ट्रोक हो जाता है किसी पेशेंट को, और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसमें हो जाते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट जो है वो बहुत कॉमन है, और जिसको हम कम्युनिटी लेवल पर या फिजिशियंस जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, कि जो हार्ट फेलियर की दवाएं होती हैं, वो दवाएं कोई चॉकलेट टॉफ़ी नहीं है कि हमने दवाएं दे दी। और क्योंकि अब भी 2025 है, इससे पहले मैंने डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो पहली दफ़ा देखी थी वो सिविल अस्पताल के ज़माने में 90s में जो है वो देखी थी। अब भी जो है 2025 में मैंने कोई 2 पेशेंट्स जो हैं जो ड्रग टॉक्सिसिटी, हमारे जो फिजिशियंस हैं अभी भी जो डिजॉक्सिन का डोज जो है उनको ये पता नहीं है कि डिजॉक्सिन का डोज उसी तरह से नहीं होता कि जिस तरह से बाकी दवाओं की BID और TID करके और डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये जो हार्ट फेलियर की दवाएं होती हैं, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से सेक्यूबिट्रिल, वॉल्सार्टन या हार्ट फेलियर की जो भी मेडिसिन्स हैं उसमें पॉलीथेरापी होती है, कॉम्बिनेशंस में दवाएं होती हैं, और उन कॉम्बिनेशन की वजह से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, पोटेशियम कम हो जाता है, किन का पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, किन की किडनीज़ जो हैं वो अफेक्ट होके रीनल फेलियर में चले जाते हैं। तो लिहाजा जो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना, या फिर जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी है, क्योंकि जो हार्ट फेलियर की मेडिकल थेरापी है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने दवा का डोज शुरू किया 50 मिलीग्राम, जैसे सेक्यूबिट्रिल वॉल्सार्टन 50 मिलीग्राम से शुरू किया तो 2 साल तक वो 50 मिलीग्राम ही खा रहा है। नहीं, ये जो ड्रग्स हैं हार्ट फेलियर की, उनका सिम्टम्स का रिलीफ होना और मोर्टेलिटी जो है वो बेनिफिट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो वो इम्प्रूव करती हैं, लेकिन मोर्टेलिटी पर फिर वो जब तक कि हम जो टारगेट डोज है उस पर नहीं पहुंचेंगे तो वो फिर मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उससे जो है हम उनको नहीं बचा सकेंगे। तो लिहाजा ये जो ड्रग्स के डोजेज़ हैं और जो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग इंटरएक्शन है, डोज टाइट्रेशंस हैं, ये भी एक आर्ट है जो हमारे फिजिशियंस को हर लेवल पर सीखना चाहिए। अगर वो ये चीज़ें नहीं सीखेंगे और उसके बारे में हम
अपने हम का मकसद ये है कि हम जो कार्डियोलॉजी कम्युनिटी है, जो हार्ट फेलियर कम्युनिटी है, उनको हमें जो फैमिली फिजिशियंस हैं, जो कम्युनिटी में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो फिजिशियंस हैं, दूसरे फिजिशियंस जो हार्ट फेलियर को ट्रीट कर रहे हैं, और उनको करना चाहिए, लेकिन हमें उनको बताना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें सिखाना चाहिए। और ये और बात है कि आजकल सीखने का जो टाइम है या सीखने का बहुत सारे फिजिशियंस में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है सीखने की, और ज़्यादातर जो ड्रग या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, हमारी एजुकेशन वहाँ तक जो है वो, या फिर ये है कि डिग्री लेने के बाद हमारी जो लर्निंग एजुकेशन जो है वो हम आगे सीखना नहीं चाहते। और अगर फार्मास्यूटिकल के सेमिनार्स में जाते हैं तो हम सब लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट ये होता है कि खाना अच्छा होना चाहिए, और खाने के वक्त सब लोग जो है वो प्लेटें भर भर के सब लोग जो है वो, हम खाना तो आराम से खाते हैं, लेकिन सीखने के मामले में, इंटरएक्शन के मामले में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो है हम बहुत कंजूसी करते हैं। तो ये है वजूहात, जिनकी वजूहात के बिना पर मैं समझ रहा हूँ कि हमारे फिजिशियंस को हार्ट फेलियर की एजुकेशन की ज़रूरत है।